Hello students, welcome to the world of physics and our today's topic is uses of dimensions. आज हम पढ़ने वाले हैं uses of dimensions. Actually students, uses of dimensions एक dimensional analysis भी बोल सकते हैं. uses of dimensional analysis बहुत important topic है. इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं डायमेंशनली, क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. ओके, नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. To establish the relation among various physical quantities means to say, अगर आपको ये पता है कि कोई given physical quantity किन quantities पे डिपेंड करती है तो आप उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो. That is to establish the relation among various physical quantities. Third one, to convert units of one system into the units of other system. हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में जा सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू आप बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, तो वो 100 किस तरह से आएगा वो इन कन्वर्जन के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम. ओके, तो ये जो हम डिफरेंट यूजेस पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट पे हमें ध्यान देना है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन पे, क्योंकि हम इसमें करेक्टनेस प्रूफ करने वाले हैं. सेकंड वन, इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड हियर इज द कन्वर्जन. हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम टू द यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम. नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. मगर ये समझने से पहले हमें एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब है दोनों तरफ इक्वल. हम यहाँ क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम फिजिकल इक्वेशन की भी बात करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन की भी बात करेंगे. ओके, तो जो डायमेंशनल इक्वेशन हम बोलते हैं उसमें हम दोनों तरफ कुछ क्वांटिटीज़ लिखते हैं. तो हमारी प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है कि according to this principle the dimensions of the fundamental quantities, according to this principle जो dimensions आने वाली है किसी भी physical relation में on the both sides, the dimensions of the fundamental quantities on both sides must be same. वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए. The dimensions of the fundamental quantities of the two sides of a physical relation बोल सकते हो या डायमेंशनल इक्वेशन भी बोल सकते हो. कहीं बुक में फिजिकल रिलेशन लिखा होगा, कहीं डायमेंशनल इक्वेशन लिखा होगा. ठीक है, दैट इज द इक्वेशन, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है. मस्ट बी द सेम, वो दोनों सेम होना चाहिए. अगर ये दोनों सेम रहेंगे तभी वो डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी इक्वेशन, वरना वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं मानी जाएगी. इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. दैट इज डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड. दोनों बराबर होने चाहिए. ओके स्टूडेंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट. दैट इज द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस हैं मस्ट बी सेम, वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन में या फिजिकल रिलेशन. स्टूडेंट्स, मैं फिजिकल रिलेशन भी बोल रहा हूँ और डायमेंशनल इक्वेशन भी बोल रहा हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है. ओके, नाउ द फर्स्ट यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. Correctness of an equation. ओके, हम स्टूडेंट्स डायमेंशनली करेक्टनेस चेक कर रहे हैं. हम वैसे नहीं कह रहे कि इक्वेशन करेक्ट होगी, हम सिर्फ डायमेंशनली इसको चेक कर रहे हैं कि वो करेक्ट डायमेंशनली है या नहीं है. हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स जो एवरी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज
जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रही है। हमने उसको डायमेंशनल इक्वेशन भी बोला, फिजिकल रिलेशन भी बोला। हम बोल सकते हैं एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ should be in dimensional balance। तो कई वर्ड मैंने यूज़ कर लिए, एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशनल इक्वेशन, फिजिकल रिलेशन, सबका एक ही मतलब है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फुलफिल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स मस्ट बी सेम। इट मीन्स द dimensions of all the terms on both sides of a physical equation must be same। physical equation must be same, वो सेम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तभी ही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। इफ द डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, if the dimensions on both the sides are same, then the equation will be dimensionally correct। otherwise not, वरना नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशन दोनों साइड सेम होनी चाहिए तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, और ये एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में हम करेक्टनेस चेक करते हैं, लेट्स चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कोई भी आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलेगी, नंबर ऑफ फार्मूलाज आपके पास होंगे, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो कुछ फार्मूलाज को आपस में रिलेट कर रही होगी। आप किसी की भी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। हमें ये तो पता है ये हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी हैं। बट हम इसे डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है हाफ mv²। डायमेंशंस लिखते हैं, हाफ एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। m मास की m है, वेलोसिटी lt-1 है, रेज टू पावर 2 है। ऐसे ओपन किया जाए तो m l के ऊपर पावर 2 है और t के ऊपर पावर 2 है, तो t -k2 हो जाते हैं। दैट इज द डायमेंशंस। ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं mgh। राइट हैंड साइड में है mgh। ओके, तो mgh g lt-2 होगा और h लेंथ होती है। तो हमारे पास आ गया, अगर इसे इकट्ठा कर दिया जाए तो m अकेला है तो ये m रेज टू पावर 1 अकेली है, l स्क्वायर हो सकता है t-k2। नाउ अगर हम दोनों को कंपेयर करें, मास, लेंथ और टाइम की पावर को कंपेयर करें, तो दोनों पे 1 है, दोनों की सेम डायमेंशन है। l के ऊपर 2 है, l के ऊपर 2 है और t-2 है, t-2 है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम है। आप लिख सकते हो डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence correct। It is dimensionally correct।
हेंस इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो इस तरह के बहुत सारे फार्मूलाज दिए होंगे आपकी हेल्प बुक में, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पहला यूज़ कंप्लीट हो जाता है टू चेक द करेक्टनेस। और अब हम पढ़ने वाले हैं टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड हमारा जो यूज रहेगा डायमेंशनल एनालिसिस का, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपस में रिलेशन बना सकते हैं, मीन्स टू से एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं अगर हमें ये पता है किन किन फैक्टर पर गिवन क्वांटिटी बेस्ड है। फैक्टर मतलब किन किन क्वांटिटीज़ पे गिवन क्वांटिटी डिपेंड करती है। टू इस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड है वो कौन कौन से हैं। इफ़ वी नो देम, इफ़ वी नो द फैक्टर्स, अगर हमें फैक्टर्स पता है, इफ़ वी नो द फैक्टर on which a given physical quantity, if we know the factors on which a given physical quantity may depend, given physical quantity may depend, then using dimensions, तो dimensions की हेल्प से हम उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। Then using dimensions we can find a formula. We can find a formula. We can find a formula relating the quantity with those factors. Find a formula relating the quantity with those factors. Relating the quantity with those factors, that is हम उसका एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं अगर हमें फैक्टर्स पता है। तो that is to establish the relation among various physical quantities. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मेन फैक्टर्स ढूंढने हैं कि किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, कौन जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी का हम फॉर्मूला जनरेट करना चाहते हैं वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर्स अगर मिल जाते हैं तो हम उसका फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। एक फॉर्मूला से हम इसे, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डायमेंशनली डिराइव करना चाहते हैं एक्सप्रेशन, तो लेट अस कंसीडर, बना लेते हैं एक क्वेश्चंस। डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन ऑफ, derive dimensionally the expression मतलब formula, expression of the time period, कैपिटल T से डिनोट कर लेते हैं उसे, टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और आपको पता है सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है जिसे आपको एक थ्रेड से उसे बांधा होता है, which may depend on mass small m of the bob। जो वेट उस पे हैंग होता है उसे आप बॉब बोलते हो, उसका मास को स्मॉल m से लिखा गया है। उसे किसी थ्रेड से बांधा होगा, किसी वायर से बांधा होगा, उसकी लेंथ हम L कंसीडर कर रहे हैं, लेंथ L ऑफ द थ्रेड। टाइम पीरियड L पे भी डिपेंड कर सकता है, और किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड t। तो हमें इसका एक फॉर्मूला जनरेट करना है सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड जो मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि
ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? टी किस पे डिपेंड कर रहा है? टी से फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड कर रहा है मास पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। हमें ये नहीं पता कि मास की पावर कितनी होने वाली है, तो इसके ऊपर हम a लिख देते हैं, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता तो उसे हम रेज टू पावर a लिख देते हैं। t डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, रेज टू पावर b। t डिपेंड कर रहा है g पर, रेज टू पावर c। ओके, नाउ अगर हम तीनों को इकट्ठा कर दें तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और g रेज टू पावर c। अगर प्रोपोर्शन साइन हटाया जाए तो t इक्वल एक कांस्टेंट आ जाएगा k, m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ k एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नाउ अब फॉर्मूला में जो भी इक्वेशन मैंने तैयार की इसमें दोनों तरफ अगर डायमेंशंस को हम लिख दें तो हमारे पास किस तरह का एक रिलेशन मिलेगा? राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ डायमेंशंस को लिख देते हैं, राइटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। यहाँ टाइम अकेला है तो मास और लेंथ तो नहीं है, तो अब लिख सकते हो t, क्योंकि मास नहीं है तो m0 l0। राइट हैंड साइड में k की कोई डायमेंशन नहीं है, k इज डायमेंशन लेस, तो m की पावर a, l लेंथ, l की पावर b, g एक्सेलेरेशन lt-2 की पावर c। इसे ओपन किया जाए m0 l0 t1 ma l की पावर यहाँ b है और यहाँ c है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है b प्लस c और t रेज़्ड टू पावर -2c। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये दोनों तरफ की जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए। बाय द प्रिंसिपल होमोजेनिटी दोनों तरफ की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, तो इनकी पावर जो है वो कंपेयर की जा सकती है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस इक्वल है इसका मतलब इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो दोनों की पावर को कंपेयर कर देते हैं। बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ m, l एंड t, क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम है, अगर वो दोनों की डायमेंशन सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t वी गेट, यहाँ m के ऊपर a है और यह m के ऊपर 0 है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। इसी तरह b प्लस c l के ऊपर यहाँ है, यहाँ l के ऊपर 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू होना चाहिए 0। इसी तरह t के ऊपर -2c है, यहाँ t के ऊपर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। नाउ बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ तो a की वैल्यू तो सीधी सीधी हमारे पास 0 आ रही है। बाय सॉल्विंग वी गेट a इक्वल 0। ओके, थर्ड इक्वेशन को देखें, -2c इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी c इज इक्वल टू -1/2। अगर सेकेंड इक्वेशन में मैं c की वैल्यू पुट करूं तो b प्लस c इक्वल टू 0, b -1/2 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव के। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर देते हैं हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ t इज इक्वल k m रेज़्ड टू पावर a की वैल्यू कितनी है 0। नाउ l रेज़्ड टू पावर b 1/2 एंड g रेज़्ड टू पावर c -1/2। ओके स्टूडेंट्स, m रेज़्ड टू पावर 0 है तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, तो उसे कैंसिल करेंगे, l 1/2 और माइनस की वैल्यू है 1 तो एक डिवाइड में हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है रूट, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या बना, k रूट l/g। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर k की वैल्यू हमें नहीं पता, ये एक ड्रॉबैक है, ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनली हमने फॉर्मूला बना दिया टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का, बट k की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते।
तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटली हमें पता है इसकी वैल्यू 2 पाई होती है, बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। आप इसे k तक भी रख सकते हो, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जब जहाँ पता है वहाँ आप लिख सकते हो। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया t = 2 पाई √L/g। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड use of dimensional analysis. It is also very important concept. Okay students,